जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक 1483 में पैदा हुए थे। उनका जन्म फरगाना की तिमूरिद रियासत के अंदर अंदीजान शहर में हुआ था, जो आजकल के उज्बेकिस्तान में है। बाबर का खानदान काफी प्रभावशाली था। वो तैमूर के सीधे वंशज थे, जिन्हें तामेरलेन के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध मध्य एशियाई विजेता थे। बाबर अपनी मां की तरफ से चंगेज खान के वंशज भी थे। बाबर का बचपन आराम और उथल पुथल दोनों से भरा था। वह केवल 12 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और वह फरगाना के शासक बन गए। उन्होंने कम उम्र में ही कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें प्रतिद्वंद्वियों से अपने सिंहासन की रक्षा करना और पारिवारिक विश्वासघात से निपटना शामिल था। बाबर एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी राजकुमार थे, जो सैन्य रणनीति और विजय के प्रति आकर्षित थे। उन्हें कविता, बागवानी और कला में भी रुचि थी। ये रुचियां उनके चरित्र को आकार देंगी और उन्हें एक महान नेता और संस्कृति के व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। मध्य एशिया के बीचों बीच युवा बाबर के शुरुआती अनुभव उनके भाग्य को आकार देंगे। वह एक दुर्जेय योद्धा और एक दूरदर्शी नेता बनेंगे, अंततः भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ेंगे। फरगाना में बाबर का शुरुआती शासनकाल काफी अशांत था। उन्हें पड़ोसी शासकों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ा और उनके अपने रिश्तेदार भी उनका सिंहासन हथियाने के लिए उत्सुक थे। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कम उम्र में ही एक सक्षम सैन्य नेता होने का प्रमाण दिया। उन्होंने कुछ शुरुआती जीत हासिल की, लेकिन उन्हें असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने समरकंद पर भी नियंत्रण खो दिया, एक ऐसा शहर जिसे वह बहुत चाहते थे। बाबर की खानाबदोश विरासत ने उनके सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पूर्वजों की रणनीति को अपनाया, अपने दुश्मनों को हराने के लिए गतिशीलता और आश्चर्य का उपयोग किया। उनकी सेना अपने कुशल घुड़सवारों और धनुर्धारियों के लिए जानी जाती थी, जो मध्य एशिया के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में लड़ने में माहिर थे। अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद बाबर को लगातार विश्वासघात और बदलते गठबंधनों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार फरगाना से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक भटकते राजकुमार के रूप में वर्षों बिताए, समर्थन की तलाश में और अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया। इस अवधि के दौरान उनके अनुभवों ने उनके संकल्प को कठोर बना दिया और उन्हें वफादारी और रणनीतिक योजना के महत्व को सिखाया। 1504 तक बाबर ने फिर से संगठित होकर काबुल की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसे एक रणनीतिक पुरस्कार और भारत के धन के प्रवेश द्वार के रूप में देखा। उसने काबुल पर विजय प्राप्त की और इसे अपना नया संचालन केंद्र बनाया, जो उसके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह अब इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी था, जिसने भारत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी दृष्टि जमा ली थी। बाबर निस्संदेह एक जटिल और आकर्षक व्यक्तित्व थे। वह एक उग्र योद्धा था, जो एक सुसंस्कृत कवि और प्रकृति का गहन पर्यवेक्षक भी था। अपने व्यक्तिगत साहस और करिश्मे के लिए जाने जाते हैं। इन गुणों ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया। बाबर के संस्मरण, जिन्हें बाबरनामा के रूप में जाना जाता है, उनके व्यक्तित्व का एक विशद विवरण प्रस्तुत करते हैं। वह एक प्रतिभाशाली लेखक थे, जिन्होंने अपने जीवन, सैन्य अभियानों और व्यक्तिगत विचारों और टिप्पणियों का विस्तृत विवरण प्रदान किया। बाबरनामा एक बुद्धिमान, संवेदनशील और विनोदी व्यक्ति को प्रकट करता है। एक नेता के रूप में बाबर अपनी निष्पक्षता और वफादारी को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया और उनकी सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। वह एक चतुर रणनीतिकार भी थे, जो अपनी लड़ाइयों को सावधानी से चुनने के महत्व को समझते थे और स्थिति के अनुकूल अपनी रणनीति को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बाबर का बहुआयामी व्यक्तित्व उनकी सफलता के लिए आवश्यक था। उनके साहस और नेतृत्व ने युद्ध के मैदान में उनके सैनिकों को प्रेरित किया, जबकि संस्कृति के प्रति उनके प्रेम और परिष्कृत स्वाद ने उन्हें उन लोगों के दिल और दिमाग को जीतने में मदद की, जिन्हें उन्होंने जीता था। उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक बाबर की महत्वाकांक्षाएं मध्य एशिया से आगे बढ़ गई थी। उसने भारत के धन और वैभव के किस्से सुने थे और अपने लिए एक नए साम्राज्य की स्थापना का अवसर देखा था।
उस समय भारत पर लोधी वंश का शासन था, जो कमजोर और विभाजित था। बाबर का मानना था कि वह इन विभाजनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बाबर भारत पर अपनी नजरें जमाने वाले पहले मध्य एशियाई शासक नहीं थे, लेकिन वह शायद सबसे दृढ़ निश्चयी थे। वह भारत के प्रति न केवल उसके धन से, बल्कि उसकी सांस्कृतिक जीवंतता से भी आकर्षित था। एक विद्वान व्यक्ति के रूप में जो कला, संगीत और साहित्य की सराहना करते थे, उनका मानना था कि भारत अपनी लंबी विद्वता और कलात्मक उपलब्धि की परंपरा के साथ अपने वंश को स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त जगह होगी। लोधी सेना की ताकत का आकलन करने और स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाने के लिए बाबर ने भारत में कई टोही अभियान किए। एक कुशल रणनीतिकार के रूप में वह समझ गया था कि भारत को जीतने में सफल होने के लिए उसे स्थानीय सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता होगी। भारत में उनके शुरुआती अभियान सफल रहे। उन्होंने लाहौर शहर पर कब्जा कर लिया और लूट के माल से लदे हुए काबुल लौट आए। इन छापों ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने का समय आ गया है। भाग 5, पानीपत का मार्ग, विजय और गठबंधन। दिल्ली की ओर बाबर की प्रगति रणनीतिक गठबंधनों और परिकलित विजयों द्वारा चिह्नित की गई थी। वह समझ गया था कि वह अकेले भारत को जीत नहीं सकता। उसे स्थानीय शासकों का समर्थन जीतने की जरूरत थी। इसलिए उसने विभिन्न राजपूत राजाओं के पास राजदूत भेजे। उसने उन्हें स्वायत्तता और उनकी निष्ठा के बदले में युद्ध की लूट में हिस्सेदारी का वादा किया। बाबर ने जो सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन हासिल किए, उनमें से एक पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी के साथ था। दौलत खान लोधी एक असंतुष्ट रईस था। वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकने के लिए उत्सुक था। उसने बाबर को एक मूल्यवान सहयोगी के रूप में देखा। दौलत खान के समर्थन से बाबर की सेना की संख्या बढ़ गई। उसने रास्ते में कस्बों और शहरों पर कब्जा करते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। एक कुशल सैन्य कमांडर और न्यायप्रिय शासक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले थी। कई स्थानीय सरदार और उनकी सेनाएं उनके रैंक में शामिल हो गईं। जब तक बाबर दिल्ली के उत्तर में एक ऐतिहासिक युद्ध के मैदान पानीपत पहुंचे, तब तक उन्होंने एक दुर्जेय सेना एकत्र कर ली थी। उसके पास तोपें थीं, उसके पास घुड़सवार सेना थी, उसके पास उच्च प्रशिक्षित बंदूकधारियों की एक टुकड़ी थी। वह इब्राहिम लोधी का सामना करने के लिए तैयार था। भाग 6, पानीपत का युद्ध, 1526 साम्राज्यों का संघर्ष। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने लोधी वंश के अंत का प्रतीक किया। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को भी चिह्नित किया। इस लड़ाई ने बाबर की अपेक्षाकृत छोटी लेकिन अच्छी तरह से सुसज्जित सेना को इब्राहिम लोधी की विशाल लेकिन अनियंत्रित सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। बाबर की सेना संख्या में कम थी, हालांकि उनके पास कई सामरिक फायदे थे। उन्होंने तुलुगमा नामक एक सैन्य गठन का उपयोग किया। तुलुगमा एक युक्ति थी जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी। उसने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया, एक केंद्र, 2 पंख और एक रिजर्व। उसने अपने किनारों को एक साथ जंजीरों से बने गाड़ियों से सुरक्षित किया। इसने दुश्मन को उसे पछाड़ने से रोक दिया। भारतीय युद्ध के मैदानों में एक नवीनता, बाबर का तोपखाना, निर्णायक साबित हुआ। उस्ताद अली कुली की कमान में उसकी तोपों ने लोधी रैंकों पर आग बरसा दी। मुगल घुड़सवार सेना ने अपनी बेहतर गति और गतिशीलता का उपयोग करते हुए किनारों से दुश्मन को परेशान किया। इब्राहिम लोधी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि वह एक अनुभवहीन सेनापति था, उसकी सेना को रौंद दिया गया। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा गया। उसकी मृत्यु ने लोधी वंश के अंत का प्रतीक किया। पानीपत का युद्ध बाबर के लिए एक शानदार जीत थी। इसने उसे हिंदुस्तान के स्वामी के रूप में स्थापित किया। इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। भाग 7, मुगल भोर, भारत में एक साम्राज्य की स्थापना। पानीपत में जीत बाबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हालांकि उसका काम पूरा होने से बहुत दूर था। उसने इब्राहिम लोधी को हराया था, लेकिन उसे अभी भी एक विशाल और विविध भूमि पर अपनी शक्ति मजबूत करनी थी। उसे राजपूत शासकों और अफगान सरदारों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
बाबर ने उत्तरी भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। उसने अपने वफादार अनुयायियों को जमीन और धन बांटा। उसने अपने नए विषयों का समर्थन जीतने के लिए नीतियां भी लागू करना शुरू कर दी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा से आई। राणा सांगा ने बाबर को एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में देखा और मुगल शासन को चुनौती देने के लिए एक विशाल सेना इकट्ठा की। 1527 में खानवा के युद्ध में दोनों सेनाएं भिड़ गईं। खानवा का युद्ध बाबर के लिए एक और कठिन जीत थी। उन्होंने एक बार फिर अपनी सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अपने तोपखाने और घुड़सवार सेना का बहुत प्रभाव से उपयोग किया। उन्होंने इस्लाम के लिए लड़ने की कसम खाते हुए और राजपूतों के खिलाफ जिहाद की घोषणा करते हुए एक जोशीले भाषण के साथ अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया। खानवा में जीत ने उत्तरी भारत पर बाबर के नियंत्रण को मजबूत कर दिया और मुगलों को इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। बाबर ने फिर अपना ध्यान अपने साम्राज्य को मजबूत करने पर केंद्रित किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, कलाओं को संरक्षण दिया और एक स्थिर और समृद्ध क्षेत्र बनाने की कोशिश की। भाग 8 बाबर का शासनकाल युद्ध और परिष्कार का मिश्रण। अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद भारत में बाबर का शासनकाल अपेक्षाकृत कम था। 1530 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने केवल 4 वर्षों तक शासन किया। उन कुछ वर्षों में उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य अगली 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन करेगा। बाबर कर्म पुरुष तो थे ही, साथ ही संस्कृति प्रेमी भी थे। वह कला और विज्ञान के संरक्षक थे, जिन्होंने भारत में फारसी स्थापत्य शैली और बागवानी परंपराओं की शुरुआत की। वह एक कुशल लेखक थे और उनके संस्मरणों को फारसी साहित्य का एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। बादशाह के रूप में बाबर अपने न्याय और अपनी सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह एक मुसलमान था, उसने अपने हिंदू प्रजा को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म पालन करने की अनुमति दी। उन्होंने प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली की स्थापना की जो कुशल और अपेक्षाकृत निष्पक्ष थी। बाबर का शासनकाल भारत में महान परिवर्तन और उथल-पुथल का समय था, लेकिन यह बहुत बड़े वादे का भी समय था। एक शक्तिशाली और समृद्ध मुगल साम्राज्य के बाबर के दृष्टिकोण को उनके उत्तराधिकारियों, उनके बेटे हुमायूं और उनके पोते अकबर द्वारा महसूस किया जाएगा। भाग 9 एक विजेता की विरासत, भारत पर बाबर का प्रभाव। भारत पर बाबर का प्रभाव गहरा और लंबे समय तक चलने वाला था। उन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। मुगल साम्राज्य अपने वंशजों के अधीन सदियों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देता रहा। पानीपत में उनकी जीत ने भारतीय युद्ध में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। बाबर द्वारा शुरू किए गए बारूद और फील्ड आर्टिलरी के उपयोग ने उपमहाद्वीप पर सैन्य रणनीति में क्रांति ला दी। बाबर की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह संस्कृति और शिक्षा के व्यक्ति थे जो अपने साथ मध्य एशिया की फारसी परंपराओं को लेकर आए थे। इन परंपराओं का भारतीय कला, वास्तुकला, साहित्य और व्यंजनों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। वह एक कुशल प्रशासक भी थे जिन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की, जिससे एक खंडित भूमि में व्यवस्था लाने में मदद मिली। उनकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि की नींव रखी। भाग 10 निष्कर्ष। बाबर मुगल वंश के संस्थापक। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, एक साहसी योद्धा, संस्कृति और शिक्षा के व्यक्ति और एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने खुद को हिंदुस्तान के शासक के रूप में स्थापित करने के लिए जबरदस्त बाधाओं को पार किया। भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। उन्होंने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी उन स्मारकों, उद्यानों और व्यंजनों में दिखाई देती है जो भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करते हैं। वह एक विजेता था, लेकिन वह एक निर्माता भी था। वह अपने समय का आदमी था,
लेकिन वह अपने समय से आगे का आदमी भी था। उनका दृष्टिकोण और उनकी उपलब्धियां सदियों बाद भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं।